हेयर कलर ज़्यादा करवा रहे हैं, केराटिन करवा रहे हैं, हेयर स्मूथनिंग करवा रहे हैं, तो इस वजह से बाल डैमेज हो रहे हैं। धीरे धीरे आपके बाल पतले होंगे, कमज़ोर होंगे, थिन होते जाएंगे, फाइन ब्रिटल फ्रिजी होते जाएंगे, पार्टिंग आपकी वाइड होगी, आपकी पोनीटेल पतली हो जाएगी। एक्चुअली वो डायमीटर में ही इतने पतले हो गए हैं कि वो नीचे जाते जाते ब्रिटल फ्रिजी लाइफलेस हो जाते हैं। तो इसे हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। तो टीलोजन एफ्लूवियम है ऐसा हेयर फॉल जिसमें अचानक से बहुत ज़्यादा बाल झड़ने शुरू होंगे। मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, मेल्स में हेयर थिनिंग। तो ये भी अगेन बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा कि धीरे धीरे हेयर लाइन पीछे जाएगी और धीरे धीरे फोरहेड आपका ब्रॉड होता जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर जब बालों पे रहता है तो यहाँ से बाल हल्के होने शुरू हो जाते हैं। ट्रैक्शन एलोपेशिया मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखा गया है। एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा टेंशन वाली प्रॉब्लम है स्कारिंग एलोपेशिया या सिकाट्रिशियल एलोपेशिया की। हाय एवरीवन, अगर किसी भी तरह के हेयर इशू से आप डील कर रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे ज़्यादा कॉमन अलग अलग तरह के हेयर फॉल इश्यूज़, उनकी डायग्नोसिस और उनका सही मैनेजमेंट, और मैं आपको सारी फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला सब कॉमन हेयर इशू जो एक हमारे सामने है वो है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो ये बहुत ही कॉमन है, हम में से काफ़ी लोगों को ये है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये एक तरह का हेयर इशू है जिसे हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे आपके बाल पतले होंगे, कमज़ोर होंगे और थिन होते जाएंगे, फाइन ब्रिटल फ्रिजी होते जाएंगे, पार्टिंग आपकी वाइड होगी, आपकी पोनीटेल पतली हो जाएगी और आगे से भी बाल फ्लैट होंगे, बाउंस कम होगा। एंड्स जो होते हैं बालों के, ये भी एकदम बारीक हो जाते हैं, बाल बड़े लाइफलेस लगते हैं। लोग क्या कहते हैं सैलून में जाके कि हमारे बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, तो बाल ड्राई नहीं हो गए हैं, एक्चुअली वो डायमीटर में ही इतने पतले हो गए हैं कि वो नीचे जाते जाते ब्रिटल फ्रिजी लाइफलेस हो जाते हैं। और ये है हार्मोनल हेयर थिनिंग या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इसकी एक डिफरेंट बात जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं वो ये कि हो सकता है आपको हेयर फॉल होता हुआ कभी पता ही ना चले, आपको कभी हेयर फॉल होता दिखे ही ना, लेकिन आपको ये लगेगा कि मेरे बाल अब उतने नहीं बचे हैं जितने कुछ साल पहले थे। तो इसे हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ये हार्मोनल हेयर थिनिंग है, किसी विटामिन डेफिशिएंसी से नहीं हो रही। इस वजह से कोई विटामिन खाने से आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत 15-20% इंप्रूवमेंट, जो विटामिन डेफिशिएंसी से, हमें सबको ही विटामिन डेफिशिएंसी है तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, लेकिन उसके बाद वो प्लेटो फेज पे जाके रुक जाएगा और उसके आगे इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। इस हेयर थिनिंग की एक और प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि हम हेयर कलर ज़्यादा करवा रहे हैं या क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केराटिन करवा रहे हैं, हेयर स्मूथनिंग करवा रहे हैं, तो इस वजह से बाल डैमेज हो रहे हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि ये सब चीज़ें करवाने से बाल डैमेज नहीं होते, लेकिन हाँ, ये अकेला कारण नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगी। तो अंदर एक हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है जो कि आपकी प्रॉब्लम का मेन रीज़न है। तो ये नहीं कहूँगी कि केराटिन करवाना चाहिए, उससे बाल डैमेज नहीं होते, लेकिन हाँ, जो भी आप सोच रहे हैं तो वो 15-20% उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है हेयर कलरिंग का या केराटिन का या स्मूथनिंग का या ब्लो ड्राइंग का, लेकिन मेन रीज़न वो नहीं है। मेन रीज़न हार्मोनल हेयर थिनिंग है, और जो हो रही है अलग अलग रीज़न से। वो रीज़न्स क्या हैं? ये हार्मोनल हेयर थिनिंग हो सकती है अगर किसी को पीसीओडी हो, तो पीसीओडी में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पीसीओडी नहीं है लेकिन फिर भी वेट ज़्यादा है, हल्का बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर ये प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कुछ हार्मोनल इश्यूज ट्रिगर हों जिससे वो थिनिंग फिर शुरू हो जाए। ये हार्मोनल हेयर थिनिंग पेरीमेनोपॉजल भी होती है, जिसका मतलब है कि 40s की एज में, 40s के बाद वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें धीरे धीरे बाल कमज़ोर, ब्रिटल, फाइन, फ्रिजी हो जाएंगे। तो इसके लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि विटामिन सप्लीमेंट्स हेल्प नहीं करेंगे, हेयर सीरम्स आप ट्राई कर सकते हैं। हेयर सीरम्स में एक हेयर सीरम जो बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत पॉपुलर है, वो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि शुरुआत में हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर बाल आपके थोड़े ठीक होने शुरू होंगे, लेकिन किसी भी वजह से अगर आपने मिनॉक्सिडिल छोड़ा तो जो मिनॉक्सिडिल की वजह से बाल आए थे वो फिर झड़ जाएंगे। इस वजह से मैं रेकमेंड करती हूँ नॉन मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम। इसमें बहुत सारे आजकल स्टेम सेल सीरम्स आ गए हैं, रिडेंसिल, प्रोकैपिल या पेक्सिल, ये सब तो आपको पता ही है, ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन स्टेम सेल सीरम्स भी आ चुके हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप डर्मा रोलर करके ये सीरम्स लगाएं, जिससे कि डर्मा रोलर करने से स्कैल्प में ब्लड सप्लाई बढ़ती है और फिर आप ये सीरम्स लगा सकते हैं। और मैं साथ में रेकमेंड करूँगी कि आप लेज़र कैप भी ट्राई कर सकते हैं, ट्रिपल एलटी या लो लेवल लेज़र थेरेपी, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं खुद भी लो लेवल लेज़र थेरेपी घर पे करती हूँ, तो इसके लिए
10 मिनट आपको रोज़ कैप पहन के बैठना है, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और अलग से आपको इसके लिए टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आप करेंगे और फिर अगर आप चाहें तो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक से प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कॉमन हैं। तो इसमें पहले PRP होता था, फिर GFC आया। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि कैसे PRP, GFC ये सब एक दूसरे से अलग हैं। फिर एक ट्रीटमेंट आया QR678। तो QR678 एक ट्रीटमेंट है जिसमें बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स यूज़ होते हैं। और मेरा अपना फेवरेट जो मैं बहुत ज़्यादा करवाती हूँ अपने बालों के लिए वो है एक्सोसोम। एक्सोसोम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सारे रीजंस की वजह से बहुत ही पसंद है मुझे। तो अब क्यों पसंद है? क्योंकि एक तो इसमें सबसे पहली बात है, आप ऑफकोर्स एक्सोसोम को इंजेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन मैं डर्मा रोलर से एक्सोसोम अपने स्कैल्प पे करवाती हूँ क्योंकि मुझे पेन फ्री ट्रीटमेंट ज़्यादा पसंद है। तो डर्मा रोलर से एक्सोसोम कराने पर भी इसके बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और वैसे भी ये ट्रीटमेंट PRP, GFC और QR678 से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर ट्रीटमेंट है, काफ़ी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और हमारे सारे ही पेशेंट्स इसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो एक्सोसोम मुझे बहुत पसंद है और ये ट्रीटमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको बहुत समय से या बहुत ज़्यादा हार्मोनल हेयर थिनिंग है और कुछ भी और चीज़ काम नहीं कर रही। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेयर फॉल इशू की। तो नेक्स्ट हेयर फॉल इशू जो हमारे पास है वो है टीलोजन एफ्लूवियम। तो टीलोजन एफ्लूवियम क्या है वो हम देखते हैं। तो टीलोजन एफ्लूवियम है ऐसा हेयर फॉल जिसमें अचानक से बहुत ज़्यादा बाल झड़ने शुरू होंगे और कुछ एक इसका स्ट्रेसफुल इवेंट 3 महीने पहले रहा होगा। तो जब आपके बाल झड़ना शुरू होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत गुच्छों में बाल झड़ेंगे और 3 महीने पहले क्या हुआ होगा, या तो 3 महीने पहले आपने क्रैश डाइटिंग करी है, 3 महीने पहले आपकी कोई सर्जरी हुई है, 3 महीने पहले या 2-2.5 महीने पहले आपको टाइफॉइड हुआ, डेंगू हुआ, कोविड या चिकनगुनिया हुआ, या 3 महीने पहले आपकी डिलीवरी हुई। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं मेल्स में या फीमेल्स में और अचानक से बहुत ज़्यादा बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, इसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। तो टीलोजन एफ्लूवियम इसलिए होता है क्योंकि जब भी वो स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी बॉडी में रहा, जैसे कि एग्जाम का स्ट्रेस रहा, कोई भी एक स्ट्रेस रहा और उसके 2.5-3 महीने बाद बाल झड़ना शुरू हो गए। अब इसमें क्योंकि ये यूजुअली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि किसी भी कारण से बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन 3 महीने पहले नहीं मिल पाया, इस वजह से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खाने से ये इंप्रूव हो सकता है। तो इसमें आप बायोटिन खा सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन सप्लीमेंट्स खा सकते हैं, ओमेगा 3 खा सकते हैं, बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स खाने से आप देखेंगे कि ये हेयर फॉल रुक भी जाएगा और हेयर वापस से वैसे हो जाएंगे जो आपके पहले थे। तो ये एक अच्छी बात है इस तरह की हेयर थिनिंग की कि इसमें आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खा के रिजल्ट भी मिलेगा और बाल पूरी तरह से रिकवर किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हेयर फॉल इशू की। तो थर्ड हेयर फॉल इशू जो फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं ये है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या होता है? मेल पैटर्न बॉल्डनेस है मेल्स में हेयर थिनिंग। तो ये भी अगेन बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, आपके घर में कोई ना कोई होगा जिसको ये इशू है। मेल्स में हेयर थिनिंग में क्या होता है कि धीरे धीरे हेयर लाइन पीछे जाएगी और धीरे धीरे फोरहेड आपका ब्रॉड होता जाएगा, या फिर आप देखेंगे मेल्स में क्राउन एरिया में गंजापन आना शुरू हो जाता है, साइड से बाल हल्के होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एरिया पीछे जाता है पहले, उसके बाद फोरहेड भी ब्रॉड हो जाएगा। इस तरह से ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस शुरू होती है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी हार्मोनल है। जैसे फीमेल्स में हार्मोनल इशू को फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, वैसे ही मेल्स में हार्मोनल हेयर थिनिंग को मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। ये भी मेल हार्मोन के कारण होती है। इससे धीरे धीरे ये थिनिंग होगी। क्योंकि ये हार्मोनल हेयर थिनिंग है तो अकेले विटामिन खाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। 15-20% इंप्रूवमेंट आप विटामिन खा के देख सकते हैं, लेकिन असली ट्रीटमेंट इसका क्लिनिक में ही होगा। आप लोशंस भी घर पे लगा सकते हैं, जैसे कि प्रोकैपिल रिडेंसिल हेयर सीरम्स अवेलेबल हैं। मिनॉक्सिडिल बेस्ड हेयर सीरम्स भी आप लगा सकते हैं अगर आप लाइफ लॉन्ग उसको लगाने के लिए तैयार हैं। और आप स्टेम सेल बेस्ड हेयर सीरम्स भी लगा सकते हैं। अगेन आप लेजर कैप यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए आप डर्मा रोलर के साथ लोशन अगर लगाएं तो रिजल्ट्स और अच्छे रहते हैं। और अब बात करते हैं वो ट्रीटमेंट्स की जो आप क्लिनिक में करवा सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर थिनिंग हो चुकी है तो आपको भी क्लियर है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना होगा, लेकिन अगर आपको थिनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है तो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम ट्रीटमेंट्स इन क्लिनिक। तो उस केस में जैसे मैंने बताया कि एक्सोसोम्स और QR678 ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी अगर बजट कंस्ट्रेंट्स हों तो आप GFC यानी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ट्रीटमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स आप करवा सकते हैं। मैंने डिटेल वीडियो इस पर बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉमन हेयर फॉल इशू की।
तो नेक्स्ट कॉमन हेयर फॉल इशू, ये फोटोग्राफ जो है ये है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया क्या होता है ये हम देखते हैं। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखा गया है। ये होता है कि जब आप टाइट बाल खींच के पोनीटेल बनाते हैं तो उससे ये होता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर जब बालों पे रहता है तो यहाँ से बाल हल्के होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने ये बहुत कॉमन देखा है यंग गर्ल्स में। तो स्कूल में जब लड़कियाँ जाती हैं ये टाइट पोनीटेल बना के तो कॉन्स्टेंटली वो बाल खींचते रहते हैं और उससे वो साइड से हल्के हो जाते हैं बाल। और दूसरा ये देखा गया है उन लड़कों में जो पोनीटेल बनाते हैं टाइट, बालों को टाइट बांधने के लिए, तो उससे भी उनकी हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे जाती है, साइड से बाल हल्के होते हैं। अब ट्रैक्शन एलोपेशिया में सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपने वो हेयर स्टाइल चेंज करना है। तो हेयर स्टाइल जब चेंज करेंगे तो उससे आप प्रॉब्लम को एटलीस्ट आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। फिर अगर शुरुआत है ये हेयर थिनिंग की तो आपके बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सालों से ये प्रॉब्लम है तो फिर ये बाल वापस नहीं आएंगे। तो उसके लिए भी आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। अब नेक्स्ट हेयर इशू क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हेयर इशू जो ये फोटोग्राफ है ये है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है वो देखते हैं। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। तो जितनी भी मैंने आपको हेयर की प्रॉब्लम्स बताई वो बिल्कुल अलग अलग हैं आपस में, और उसी तरह से एलोपेशिया एरियाटा एक अलग हेयर इशू है, इसका कोई रिलेशन नहीं है बाकी पिछले सारे अलग अलग तरह के हेयर फॉल से। एलोपेशिया एरियाटा ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून बीमारी वो होती है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं आपके बालों के अगेंस्ट, और जब भी किसी भी तरीके से वो एंटीबॉडीज़ एक्टिव होंगी तो ये अचानक से ये पैचेस कॉइन शेप बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें इस तरह से कॉइन शेप पैचेस हमारे सर पे बन जाते हैं और ये अचानक से शुरू होता है। तो एलोपेशिया एरियाटा से रिलेटेड कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स क्लियर करना चाहूंगी। काफ़ी बार ये एलोपेशिया एरियाटा आपको पता ही नहीं चलता। काफ़ी बार आपको बताएंगे जब वो आपके हेयर कट कर रहे होंगे कि आपके यहाँ पे कोई पैच है, कोई फैमिली मेम्बर आपको बताएगा कि यहाँ पे एक पैच है। तो ये पैच बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जलन, खुजली, इरिटेशन हो, कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है और आपको देखने पे पता चलेगा कि यहाँ पे अचानक से पैच बन गया है। एक मिसकंसेप्शन इसमें यह है कि लोग कहते हैं कि इसमें कीड़ा लग गया है, तो ये कोई कीड़ा नहीं लगा है, इसमें कोई कीड़ा है ही नहीं। ये ऑटो इम्यून है, ये आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं जो एक्टिवेट हो गई हैं। अब देखिए अगर एक दो पैचेस हैं तो आप इसको ठीक कर सकते हैं विटामिन खा के, क्रीम्स लगा के। काफ़ी बार बच्चों में तो ये बाल अपने आप वापस आ जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एसोसिएशन विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी देखा गया है। तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स खाकर भी बाल काफ़ी अच्छे होंगे। शॉर्ट इसका ट्रीटमेंट जो है वो है इंजेक्शन। तो इसमें इंजेक्शन उन पैचेस पे लगाए जाते हैं जहाँ पर एलोपेशिया एरियाटा हो रहा है और उससे आपके बाल रिकवर हो जाएंगे। अब ये तो हुई बात की अगर एक दो पैचेस हैं, लेकिन अगर आपके पैचेस साइज में और नंबर में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका डिजीज़ प्रोग्रेसिव है और ऐसे में आप घर में शांति से नहीं बैठना चाहिए। आपको एक एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, क्योंकि फिर आपको ओरल मेडिकेशंस भी दी जाएंगी ताकि आपका इम्यून सिस्टम आपके नॉर्मल हेयर सेल्स के अगेंस्ट काम करना बंद करे। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझिए कि ये एक सीरियस इशू है और इसे घर बैठ के ट्रीट नहीं किया जा सकता और इसके लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं अगले हेयर इशू की। तो अगला जो हेयर इशू हमारे पास है ये फोटोग्राफ है स्कारिंग एलोपेशिया या सिकाट्रिशियल एलोपेशिया की। तो ये क्या होता है, ये भी बिल्कुल अलग है बाकी सारी परेशानियों से। अगेन ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा टेंशन वाली प्रॉब्लम है कंपेयर टू एलोपेशिया एरियाटा, क्योंकि एलोपेशिया एरियाटा में फिर भी आपके बाल वापस आने के पूरी तरह चांसेस हैं। लेकिन ऑटो इम्यून बीमारी अगर स्कारिंग एलोपेशिया है, सिकाट्रिशियल एलोपेशिया है, तो इसमें तो आपको बिल्कुल तुरंत ही डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी है जिसमें आपका बाल की जड़ ही इतनी खराब हो जाती है कि फिर वो जड़ खत्म हो जाती है। तो जब वो जड़ खत्म हो जाएगी तो किसी भी तरीके से बाल वापस नहीं लाए जा सकते। इसलिए ये बात आगे प्रोग्रेस ना करे, ये स्कारिंग एलोपेशिया आगे प्रोग्रेस ना करे और आपके बालों की प्रॉब्लम को वहीं रोका जाए और आपके बालों को वापस लाया जा सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि आपको लगाने के, खाने के अलग अलग तरह की वो दवाइयाँ, जिससे वो मेडिसिन जिनसे आपके इम्यून सिस्टम को आपके बालों के अगेंस्ट काम करने में रोका जा सके और बालों को रिट्रीव किया जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बाल इसमें डैमेज हो जाते हैं तो वो बाल किसी भी तरीके से वापस नहीं आ सकते और फिर जब ये डिजीज़ स्टेबल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन रह जाएगा बालों को वापस लाने के लिए। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।